नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रवि है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और ये घटना 2020 की गर्मियों में मेरे साथ घटी थी। मैं उस दिन को भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन भुला नहीं पाता। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया, उसके बाद अब मैं किसी से भी बहस नहीं करता, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। जब मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो मम्मी पापा ने कहा कि इस बार कुछ दिन मामा जी के गांव में बिताया जाए। हालांकि मुझे ये आइडिया शुरुआत में कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोया रहने वाला लड़का था और गांव की धीमी और शांत जिंदगी मुझे उबाऊ लगती थी। लेकिन मम्मी पापा के दबाव के कारण मैं उनके साथ चला गया। जब हमारी गाड़ी गांव की पक्की सड़कों को छोड़कर कच्चे रास्ते पर आई तो पहली बार एहसास हुआ कि अब शहर से कितनी दूर आगे चुका हूं। चारों ओर हरे भरे खेत थे जिनमें धान और गन्ने की फसल लहरा रही थी। रास्ते के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे और मिट्टी की खुशबू हवा में खुली हुई थी, जो शहर के धुएं और शोर शराबे से बिल्कुल अलग थी। जब गाड़ी गांव में पहुंची तो देखा कि वहां के लोग कितने सरल और सीधे साधे हैं। हर कोई आपस में राम राम करता और एक दूसरे का हाल चाल पूछता। मामा जी के घर पहुंचते ही गांव के कुछ बच्चे और बुजुर्ग हमें देखने आ गए। वे बहुत गर्मजोशी शाम से मिले और बिना किसी औपचारिकता के हमसे बात करने लगे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुरानी दुनिया में आ गया हूं, जहां लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़ते हैं। मामा जी का घर गांव के आखिरी छोर पर था। ये एक बड़ा पुराना मकान था जिसकी दीवारें मिट्टी और ईंटों से बनी थी। घर के सामने आंगन था जिसमें एक पुराना हैंडपंप लगा था। घर के पीछे वाले रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाते ही एक बड़ा पीपल का पेड़ आता था, जो गांव में अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। जब पहली बार मैंने उस पीपल के पेड़ को देखा तो उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण दिखा। वो बहुत ऊंचा और घना था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थी कि लग रहा था जैसे वो जमीन के नीचे भी जिंदा है। दिन में देखने पर तो वो साधारण पेड़ की तरह लगता था, लेकिन गांव वालों के मुताबिक रात होते ही उसकी सच्चाई बदल जाती थी। गांव में इस पीपल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात में वहां एक लड़की दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि वो लड़की गांव की एक महिला की आत्मा है, जिसकी कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। जबकि कुछ का कहना था कि वो कोई अज्ञात आत्मा है जो सिर्फ पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है। पर मैं इन सब बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ गांव के लोगों की कल्पना है जो अंधविश्वास के कारण इतना डरते हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों जब मैं उस पीपल की तरफ देखता, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। ऐसा लगता था जैसे कि ये पेड़ मुझे अपने नजदीक खींचना चाह रहा है। गांव में मुझे आए अब कुछ दिन हो चुके थे। दिन भर मैं मामा जी के घर में आराम करता, खेतों में घूमता या गांव के लड़कों के साथ तालाब के पास बैठकर बातें करता। लेकिन जब भी किसी की जुबान पर पीपल के पेड़ का जिक्र आता तो सबके चेहरे गंभीर और डरे हुए हो जाते। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बारे में बात तक करने से बचते थे, और अगर कोई जिक्र करता भी तो बाकी लोग उसे तुरंत चुप करा देते थे। पर मैं इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। जब भी गांव के लोग इस पेड़ की कहानियां सुनाते, मैं हंस देता। मुझे लगता था कि यह सिर्फ उनके मन की गढ़ी हुई बातें हैं। हालांकि मेरी जिज्ञासा पेड़ के प्रति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन रात के खाने के बाद जब मैं और मामा जी आंगन में खाट पर बैठे थे तो मैंने फिर से उस पेड़ का जिक्र छेड़ दिया। मामा जी, ये जो आपका भूतिया पीपल का पेड़ है, इसके बारे में इतनी कहानियां क्यों सुनने को मिलती है? कोई वहां जाता क्यों नहीं? भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती भी है क्या? मामा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले,
रात में उस पेड़ के पास कभी मत जाना बेटा, ये मजाक नहीं है। बहुत लोग जाकर अब तक लौट नहीं पाए। और उनके इस जवाब से मुझे एकदम से हंसी आ गई। अरे मामा जी, क्या आप भी? मैं तो कल ही दिन में वहां गया था, पर कुछ नहीं हुआ। ये सब बस मन का डर है और कुछ नहीं। मामा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, दिन में वो पेड़ एकदम शांत रहता है, लेकिन रात में वहां मत जाना। ये मत भूलना कि हर चीज रात में बदल जाती है। पर उनकी ये बातें सुनकर भी मैं ज्यादा उनसे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि मेरा ध्यान अब हर शाम उस पीपल के पेड़ की ओर जाने लगा। जब भी मौका मिलता मैं खेतों के रास्ते उस ओर चला जाता और पेड़ को ध्यान से देखता। वो सच में बहुत बड़ा और घना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर तक फैली थी, मानो वो जमीन के नीचे कुछ दबाए हुए हो। उसकी डालियां कुछ इस तरह नीचे झुकी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर नीचे बांध रखा हो। हर बार जब मैं बाहर जाता तो मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। यह बस एक एहसास था, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर अंदर उठता था। जब हवा चलती तो पीपल के पत्तों की सरसराहट कुछ अलग ही अजीब आवाज और एहसास पैदा करती थी। फिर भी मैं अपने आप को समझाता कि यह सब मन का वहम है, लेकिन सच में वहां कोई आत्मा होती तो अब तक मेरे सामने क्यों नहीं आई? गांव के लोग बेवजह डरते हैं, मगर मेरी जिज्ञासा अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आखिर क्या राज है इस पेड़ का? गांव के लोग इसे इतना क्यों डरते हैं? और अगर सच में वहां कुछ है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे और मैं खुद इसका जवाब ढूंढना चाहता था। 9 जून की उमस भरी रात थी। गांव में मामा जी के घर सभी लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन उस रात मैं करवटें बदलता रहा। पीपल के पेड़ को लेकर मेरे मन में अजीब सी जिज्ञासा और बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि अगर आज भी वहां नहीं गया तो शायद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। पूरे घर में गहरी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से उठा, दरवाजा बहुत ही सावधानी से खोला ताकि किसी को आवाज ना आए, और बाहर निकल गया। मोबाइल के फ्लैशलाइट के सहारे मैं चलता जा रहा था। बाहर पूरा गांव सुनसान पड़ा था। हल्की गर्म हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। मैंने चारों ओर अच्छे से नजर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। पर जैसे ही मैं पेड़ के करीब गया, मेरे शरीर में अजीब सी छुरछुरी दौड़ गई। वहां कोई हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी पीपल के पत्ते हिल रहे थे धीरे धीरे। मैं हिम्मत करके और करीब गया, लेकिन तभी, तुम यहां क्यों आए हो? एक मीठी आवाज आई। मैं चौंक कर तुरंत पीछे पलटा। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। लंबे घने बाल, गोरी चमकती त्वचा और बड़ी बड़ी आंखें। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे शरीर में अचानक सा अजीब सा डर और आकर्षण एक साथ महसूस हुआ। तुम यहां अकेले क्यों आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, अगर उसमें एक अजीब सा सम्मोहन भी था। मैं उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। मेरा गला सूखने लगा। मैं बस इशारा करके हाँ कहने की कोशिश की। यहां देर तक मत रुको, तुम इस गांव के नहीं हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, एक तेज झटका लगा। मेरा शरीर अचानक हवा में उठने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा दम घुट रहा है। मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं उसकी आंखों में खोता जा रहा था। अचानक वो बदलने लगी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई, बाल बेतहाशा उड़ने लगे
उसके चेहरे की चमड़ी झुलसने लगी, उसकी हड्डियां अजीब तरह से खड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी। अब तुम यहां से कभी नहीं लौटोगे, उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है। और फिर कब मैं बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं रहा। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं मामा जी के आंगन में पड़ा था। सिर में भयानक दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में कमजोरी थी और गले में अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। घर के सभी लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। ये यहां कैसे पहुंचा? घर के सभी लोग घबराए हुए थे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। आखिर याद बस उस लड़की की डरावनी आंखें और मेरा हवा में उठता हुआ शरीर था। बस मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन मेरा गला पूरी तरह बंद था। मैंने जोर लगाकर बोलने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा निकल रही थी, जैसे मेरे गले से मेरी आवाज ही छीन ली गई हो। मैं पूरी ताकत से चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में ही फंस गई। घर वाले मेरी हालत देखकर और ज्यादा घबरा गए। मामा जी ने बिना देर किए गांव के ओझा को बुलाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में गांव का ओझा आ पहुंचा। वो एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, माथे पर राख का टीका और गले में कई तरह की मंत्रों से बंधी हुई मालाएं। उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और बोला, बेटा तुम वहां गए थे ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी आवाज वापस आ सकती है लेकिन पहले हमें बताओ कि वहां क्या हुआ। पर मैं बोल ही नहीं सकता था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आवाज को मेरे अंदर ही बंद कर दिया। तब मैंने कागज और पेन उठाया और पूरी घटना लिख डाली। कैसे मैं रात में चुपके से गया, कैसे वो लड़की मिली, कैसे उसने मुझे बुलाया और फिर कैसे मेरी आवाज चली गई। सच पढ़कर सबके चेहरे पीले पड़ गए। जब मामा जी ने कागज पढ़ा, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उस ओझा ने भी गंभीर निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा, तू बहुत भाग्यशाली है बेटा, वरना जो भी इसे देखने चाहता है वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए हो सकता है कि उसने तुम्हें नादान समझकर जाने दिया हो। ओझा ने तुरंत मेरे शरीर पर राख फेंकी और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उसने एक कटोरी में सरसों का तेल रखा और मुझे उसमें देखने को कहा। मैं जैसे उसमें झांका, मुझे अपनी आंखों के सामने वही लड़की दिखी। वो गुस्से में जल रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो कुछ बुदबुदा रही थी। ओझा ने जोर से मंत्र पढ़ा और तेल को आग में डाल दिया। एकदम से लपटे उठी और मुझे बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। अब मुझे 3 दिन तक किसी से बात नहीं करनी है और हर रात ये ताबीज पहनकर सोना है, ओझा ने कहा। 3 दिन बाद धीरे धीरे मेरी आवाज लौटने लगी, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता मेरे गले में अजीब सी जलन होती। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वो लड़की अब भी वहां दिखती है, कभी किसी को बुलाती है तो कभी किसी के सपने में आती है। कई बार लोग रात में उसके हंसने की आवाजें सुनते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, क्या वो किसी की आत्मा थी या कुछ और। पर एक बात पक्की है, उस रात के बाद से मैंने कभी किसी भूत प्रेत की कहानी का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारी ही जिंदगी का एक सच है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।